कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अर्थात लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर 2। हमने पिछले बार लेक्चर 2 को समाप्त किया। आज लेक्चर 3 पर आएंगे। लेक्चर 3 2 का ही कंटिन्यूएशन है, मीन्स दोनों को एक साथ जोड़कर देखना है, अलग अलग करके देखना नहीं, क्योंकि मैं लेक्चर 2 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेक्चर 3 में मैं चर्चा कर रहा था रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। और रूल्स ऑफ रियल अकाउंट जैसा कि हम बताते हैं कि हर एक सेंटेंस का रूल्स होता है। इसको याद करना बिल्कुल ही आसान होता है, लेकिन इसका प्रयोग और प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी मुश्किल के कारण प्राय अकाउंटेंसी विद्यार्थियों के माथे पर एक भार के समान हो जाता है। लेकिन इसे आसान हम बनाते हैं, आसान शब्दों में समझते हैं। तो पिछले लेक्चर 1 और 2 में हमने बहुत सारी चर्चाएं की है। आप उसको ध्यान से सुनिए और इसको कंटिन्यू कीजिए लेक्चर 3 में। रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात एक साधारण सा बच्चा भी इस नियम को याद रख सकता है। आप तो बहुत ही बड़े हैं, आपसे उम्मीद करना बिल्कुल ही आसान है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको नाम कीजिए, जो जाता है उसको जमा कीजिए। आना और जाना हमने यहाँ पर बताया था सेकेंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, दैट इज ट्रांजेक्शंस बिटवीन कैश एंड कमोडिटीज। अर्थात दो व्यक्ति क्या लेन देन करते हैं, तो कैश और कमोडिटीज का आदान प्रदान करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। अर्थात इसी और कैश और कमोडिटीज को प्रायः इस रूल्स के द्वारा बहियों में नाम जमा किए जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन और गोज आउट ओनली फॉर कैश एंड कमोडिटीज, नॉट फॉर अदर्स। किसी दूसरे के लिए नहीं, केवल कैश और कमोडिटीज के लिए कम्स इन एंड गोज आउट का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स जो आता है उसको नाम करेंगे, जो जाता है उसको जमा करेंगे। कैश समझना बहुत ही आसान था, इसलिए इसके कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं होती है। कमोडिटीज अनेकानेक होते हैं, अनेकानेक मीन्स अनंत होते हैं, और अनंत कमोडिटीज को हमने यहाँ पर अब समझाने का काम करेंगे। लेकिन एक वाक्यांश हमने पिछले लेक्चर में बोला था, सुई से लेकर हवाई जहाज तक ऑल आर कमोडिटीज। अर्थात सुई से लेकर हवाई जहाज तक क्या आप में क्षमता है कि उस कमोडिटीज, अनंत रूपी कमोडिटीज को गिन सकते हैं? तो उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके आसपास ही ढेरों सारी कमोडिटीज हैं। कमोडिटीज को पहचानने का क्या लक्षण बताए थे कि कोई भी वस्तु अथवा चीज जिसका अपना एक मूल्य होता है, जिस मूल्य पर चाहे तो उसे बेचा और खरीदा जा सकता है। अगर यह लक्षण किसी चीज में है, दैट मीन्स दैट आर कमोडिटीज। अर्थात वस्तु में बिक्री का गुण होना चाहिए। अगर वह बिक्री का गुण है तो हम उसे आसान शब्दों में कमोडिटीज कहेंगे, चाहे वह सुई हो, छोटा हो, 1 रुपये का हो, हवाई जहाज हो, 5 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, ऑल आर कमोडिटीज। तो आपके आसपास न जाने कितनी कमोडिटीज है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कमोडिटी। कलम, कॉपी, दवा, फलना चिलना, पंखा पंखा, एसी डीसी, ये सब क्या है? ऑल आर कमोडिटीज। क्योंकि सब में बिक्री का गुण था, तभी तो आप खरीद के लाए हैं। अन्यथा अगर इसमें बिक्री का गुण नहीं होता तो आप इसे खरीद ही नहीं पाते हैं। अर्थात जहां खरीदते हैं वहां बेचा जाता है, बेचने के बाद ही खरीदा जाता है। तो कमोडिटीज में सुई से लेकर हवाई जहाज तक अगर बात को याद रखिएगा तो समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी पूरी कमोडिटीज को, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की कमोडिटीज को हम कुछ वर्गों में विभाजित करते हैं। अर्थात एक कमोडिटीज रियल कमोडिटीज कहलाता है, कुछ कमोडिटीज नॉमिनल कमोडिटीज कहलाता है। अर्थात हम कैसे इसको बाइफरकेट करें कि कौन सा कमोडिटीज हमारा रियल कमोडिटीज है और कौन सा कमोडिटीज व्यापार में नॉमिनल कमोडिटीज है, तो इसको भी बाइफरकेट करने का बहुत आसान तरीका है। रियल कमोडिटीज अर्थात हम वस्तुएं व्यापार के अंतर्गत खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? इसका एक ही उद्देश्य होता है, परचेज फॉर यूटिलाइज। मीन्स व्यापारिक जीवन में उन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। मीन्स खरीदते इसलिए नहीं है कि उसे हम बेचेंगे। अर्थात व्यापार के सफल संचालन के लिए प्राय कुर्सी, टेबुल, चेयर, पंखा, एसी इत्यादि आवश्यकता पड़ती है। प्लांट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए आवश्यक होता है।
तो ऑफिस इक्विपमेंट के रूप में ये सब पंखा पंखा एसी डीसी सब कुछ जरूरी है। तो हम इसको क्यों खरीद कर लाते हैं? ताकि व्यापार को आराम पूर्वक सफलता पूर्वक चला सके, आराम से बैठकर हवा खाकर, इसीलिए हम इस प्रकार की कमोडिटीज को खरीदते हैं। तो यह है परचेज फॉर यूटिलाइज मींस खरीदते क्यों है? प्रयोग करने के लिए। दूसरा है नॉमिनल कमोडिटीज, ये भी है परचेज फॉर यूटिलाइज। कुछ कमोडिटीज यूटिलाइज के अंतर्गत दो वर्ग हम कर रहे हैं। एक है ये भी परचेज फॉर यूटिलाइज है, ये भी परचेज फॉर यूटिलाइज है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि यह कमोडिटीज मोर देन 1 ईयर इसका हम लाभ लेते हैं। मीन्स इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं कि इसको वर्षों तक हम प्रयोग करते हैं, फिर भी वो चलता रहता है। लेकिन नॉमिनल कमोडिटी जो परचेज फॉर यूटिलाइज करते हैं, वह कुछ ऐसा कमोडिटीज होता है जो लेस देन 1 ईयर में ही अपनी यूटिलिटी खो देता है। दैट मीन्स वह प्रयोग करने के लायक नहीं रहता है। अर्थात यह छोटी मोटी प्रकार की वस्तुएं हैं जिसे व्यापार में खरीदा जाता है प्रयोग करने के लिए, और इसका लाइफ उम्र बहुत क्षणिक होता है। इसका लाइफ और उम्र बहुत अधिक होता है। ये क्षणिक और अधिक को हम लोग मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर की श्रेणी में रखते हैं। मीन्स पहचानिए कौन ऐसी वस्तु है जो जिसकी उम्र 1 साल से कम हो, और कौन ऐसी वस्तु है जिसकी उम्र 1 साल से अधिक हो। तो 1 साल से अधिक जिस संपत्ति जिस वस्तु की उम्र होती है उसी को कहा जाता है रियल कमोडिटीज, और जिसकी उम्र और आयु 1 साल से कम होती है उसको कहा जाता है नॉमिनल कमोडिटीज। तो नॉमिनल कमोडिटीज के अंतर्गत तो आप कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ये कॉपी कलम दवा पेन पेन ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है? नॉमिनल कमोडिटी, क्षणिक उपयोग है। पोस्टेज है, डाकघर के टिकट रखते हैं, फल्ला रखते हैं, लिफाफा रखते हैं, सब व्यापार में क्यों रखते हैं? ताकि वक्त पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सके। मीन्स मोटी मोटी बहियां खरीदते हैं, 1 साल के अंतर्गत वो बही भी बेकार हो जाती है। दैट मीन्स वो भी हमारा नॉमिनल कमोडिटी है, क्योंकि उसकी आयु 1 साल से कम है। और कुछ कमोडिटीज ऐसे नॉमिनल कमोडिटीज होते हैं जिसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते? तो परचेज फॉर सेल मीन्स बेचने के लिए खरीदते, रखने के लिए नहीं। अर्थात आज हम खरीदे और चाहते हैं कि कल बिक जाए। जितना जल्दी किसी खरीदे हुए चीज को हम बेचेंगे उतना ज्यादा हमारे व्यापार का लाभ होगा, टर्नओवर अधिक होगा। मीन्स ज्यादा से ज्यादा बिक्री होना लाभ का अधिक से अधिक होना कहलाता है। तो एक कमोडिटीज गुड्स के रूप में होता है। सवाल है गुड्स किसे कहते हैं, क्यों? अर्थात यह गुड्स भी समझना बहुत आसान है। मीन्स इसी कमोडिटीज का वह भाग जो हम खरीदते ही है इसलिए कि उसको हम तुरंत से तुरंत जितना जल्द हो सके बेच दें, और बेचकर राशि, यही व्यापार का मूल स्वरूप है। अर्थात यही व्यापार के लाभ को कमाता है। व्यापार के लाभ को कमाने में प्रायः रियल कमोडिटीज मदद करता है। अर्थात बिना बैठकर एक टीचर पढ़ा भी नहीं सकता है, बिना बैठे 100 स्टाफ काम कर नहीं सकते हैं। पंखा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये सब क्या करता है? काम करने में सुविधा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से इसका भी प्रत्यक्ष तरीके से लाभ पर प्रभाव पड़ता है। माल का खरीदना और माल का बेचना, ये लाभ को प्रत्यक्ष रूप से कमाया जाता है, और इस लाभ को कमाने में रियल कमोडिटीज, छोटी छोटी नॉमिनल कमोडिटीज, ये सब लाभ को कमाने में अप्रत्यक्ष तरीके से अपना योगदान देता है। अब सवाल है इसे गुड्स को अब समझना है। तो इस कमोडिटीज को पहले 2 भागों में बांटे, रियल कमोडिटीज, नॉमिनल कमोडिटीज। फिर नॉमिनल कमोडिटीज के भी 2 भाग बनाए, एक लेस देन 1 ईयर और एक है गुड्स। गुड्स हमेशा बदलता रहता है, इसके अर्थ हमेशा बदलता रहता है। अर्थात सपोज दैट यह एक कार है। कार कोई भी खरीद सकता है, जिसके पास खरीदने की परचेजिंग पावर क्षमता है खरीद सकता है, आराम से खरीद सकता है। लेकिन खरीदने के हमेशा 2 मतलब होता है। एक खरीदा गया व्यापार में, मीन्स ट्रेडिंग के लिए,
और दूसरा खरीदा गया शौक के लिए, मीन्स इंडिविजुअल। अर्थात ये कार हमने भी खरीदा, लेकिन यह कार मेरे शौक को पूरा करता। मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि इस कार को हम बेचेंगे, यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये चलेगा तब तक हम इसका प्रयोग करेंगे और आराम का हवा खाएंगे। दूसरा होता है ट्रेडिंग। जैसे आप कार कहां से खरीदते हैं, कहां कार को खरीदने के लिए जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम कार के शोरूम में जाएंगे। तो यहां शोरूम, जो कार का शोरूम है, वह कार को खरीद कर लाता है। क्यों लाता है? ताकि वह हमारे हाथों में बेच सके। अर्थात यह कार जो ट्रेडिंग के रूप में आता है, जिस चीज में वह व्यापार डील करता है, यह व्यापार किसी चीज का हो सकता है। ऑटोमोबाइल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको बहुत डिटेल में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ है। ट्रेडिंग अर्थात जिस वस्तु को खरीदा ही गया बेच देने के लिए, वह वस्तु ही प्रायः व्यापार में गुड्स कहलाता है। अर्थात हम फर्नीचर का कारोबार करते हैं, टेबल कुर्सी लाकर बनाया टेबल कुर्सी चेयर इत्यादि गोदरेज गोदरेज लाते हैं, दुकान में रखते हैं और चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बिक जाए। अगर ये नहीं बिकेगा तो आपकी पूंजी ब्लॉक हो जाएगी, आपके व्यापार पर इसका लाभ पर असर पड़ेगा। अर्थात जो जितना अधिक से अधिक टर्नओवर वस्तुओं का करेगा, माल का करेगा, उसके व्यापार का लाभ होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमने तो इसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा, हम कोई व्यापारी है ही नहीं। अर्थात जब हम व्यापारी ही नहीं है तो हम कोई डेबिट क्रेडिट की बात नहीं सोचेंगे। लेकिन जब व्यापारी होता है तब यह डेबिट क्रेडिट मीन्स, इसके लिए डेबिट क्रेडिट का महत्व होता है। हमारे इंडिविजुअल लिए कोई डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं होता है। अर्थात यह लिखेगा कि कब कार खरीदी, कितना कार बेची, डे टू डे इसको परचेज करते हैं, डे टू डे इसको सेल करते हैं। लेकिन इसका आकलन साल के अंत में किया जाता है कि वर्ष भर में हमने कुल कितना कार खरीद के लाया था, उसमें से कुल कितना कार बेच दिए और शेष में कितना बचा हुआ है। मीन्स एक वर्ष मीन्स वार्षिक खाता बनाया जाता है हमेशा वर्ष के अंत में। यह वर्ष के अंत में 31 दिसंबर हो सकता है, इसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। 31 मार्च हो सकता है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। मीन्स यही तो तारीख है जिस पर कोई भी व्यापार का वार्षिक खाता मीन्स वर्ष भर के लेन देन को बनाया जाता है ध्यान में रखकर। और बनाने का उद्देश्य क्या होगा, तो यह हम लोग फाइनल अकाउंट में इसको विशेष चर्चा करेंगे। ये गुड्स के रूप में मीन्स अगर हम टू व्हीलर हैं, टू व्हीलर बेचते खरीदते हैं तो हमारे लिए व्यापार के लिए टू व्हीलर ही गुड्स है। अगर हम कार खरीदते हैं, कार बेचते हैं तो कार ही हमारे लिए गुड्स है। लेकिन हम जो टू व्हीलर खरीद के लाएंगे उसे अपना शौक पूरा करेंगे। समझ गए होंगे। ट्रेडिंग, अब इस गुड्स के भी 5 तरीके से हम बहियों में लिखते हैं। गुड्स को कुल 5 तरीकों से बहियों में लिखा जाता है। खरीदने पर उसे परचेज कहते हैं, बेचने पर उसे सेल्स कहते हैं, और यह कभी कभी इसी परचेज और सेल्स से निकल कर आया रिटर्न। हम कोई कार खरीद कर लाए, उसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस कार को वापस कर देंगे। मीन्स कभी कभी माल की वापसी, बिका हुआ खरीदा हुआ माल की वापसी की अनुमति होती है। क्योंकि यार हर एक चीज जो रियल कमोडिटीज के रूप में होते हैं इसमें गारंटी और वारंटी होते हैं। अर्थात निश्चिंत रहिए 2 वर्ष 5 वर्ष तक अगर कोई भी कार में फॉल्ट आ जाए तो आप उस कार को बदल सकते हैं। तो अगर कोई माल आउट ऑफ ऑर्डर है, आदेश के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, तो इसको वापस किया जाता है। दैट मीन्स जब हम खरीदते हैं तो हम परचेज रिटर्न करने का भी आधार रखते हैं। जब हम बेचते हैं तो कोई ग्राहक हमें सेल्स रिटर्न भी कर सकता है। दैट मीन्स
यह खरीदा हुआ माल की वापसी मेरे द्वारा की जाती है और बिका हुआ माल की वापसी ग्राहकों से आती है, जैसे ग्राहक के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में हम हैं। एक होता है थर्ड सेंस, अर्थात कुछ माल ऐसे होते न तो वह परचेज कहे जा सकते हैं, न तो सेल्स कहे जा सकते हैं, न परचेज रिटर्न कहे जा सकते हैं, न सेल्स रिटर्न कहे जा सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, उसको डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखेंगे? तो अभी इसको हमने सिर्फ थर्ड सेंस लिखा है। थर्ड सेंस का मतलब जो ये चारों सेंस में नहीं आता। फर्स्ट सेंस परचेज एंड परचेज रिटर्न, सेकेंड सेंस सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, और थर्ड सेंस जिसमें माल होता है लेकिन वह खरीदने और बेचने और वापसी के रूप में नहीं होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज दैट 5000 का माल जलकर नष्ट हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹5,000। माल जलकर नष्ट हो गया, दैट मीन्स हमारा जो कुल परचेज माल था उसमें माइनस हो जाएगा 5000, क्योंकि ये नष्ट हो गया, बिक्री के लायक ही नहीं। तो यह परचेज को कम करता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है सिवा राख के। जलकर राख हो गया, तो राख से क्या गेंस प्राप्त होगा? कुछ नहीं। दैट मीन्स दैट इज ए काइंड ऑफ लॉस। अर्थात एक तरफ हम लॉस लिखते हैं और दूसरी तरफ क्रेडिट में परचेज लिखते हैं। यह क्रेडिट में परचेज लिखना बिल्कुल एक प्रकार का अपवाद है, क्योंकि जब कोई पूछा जाता है कि परचेज कौन सा बैलेंस होता है, तो हम हमेशा कहते हैं इसका डेबिट बैलेंस होता है, कभी नहीं कहते हैं ये क्रेडिट बैलेंस होता है। और यह क्रेडिट की ओर लिखा जाता है, जो बिल्कुल एक अपवाद के रूप में होता है, क्योंकि ऐसे माल के टूटने, फूटने, जलने, चोरी हो जाने से जो माल में कमी आती है उससे हमारा परचेज कम हो जाता है। इसीलिए डेबिट परचेज को कम करने के लिए ही यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। तो बच्चों, इतनी भी बात को आप समझ गए होंगे कि माल कहते किसे हैं व्यापार में, मीन्स जिस चीज में हम डील करते हैं, जिसमें हम व्यापार करते हैं, जिसमें हम खरीद कर लाते हैं इस उद्देश्य से कि इसे बेचेंगे और बेचकर लाभ कमाएंगे, वही कहलाता है गुड्स। इस प्रकार गुड्स एक रियल कमोडिटीज जिसका व्यापार में यूटिलाइजेशन मोर देन 1 ईयर, एक नॉमिनल कमोडिटीज जिसका यूटिलाइज व्यापार के अंतर्गत किया जाता है लेकिन लेस देन 1 ईयर इसकी आयु होती है, और एक होता है माल। अर्थात इस माल के अंतर्गत कार हो सकते हैं, 2 व्हीलर हो सकते हैं, हवाई जहाज हो सकते हैं। मीन्स कोई हवाई जहाज को खरीदने और बेचने का कारोबार करता है तो हवाई जहाज भी उसके लिए माल ही है। तो जब हम इसको खरीदते तो हम इसको कहते हैं मोटर कार खरीदे, और जब यह बेचता है तो ये नहीं कहता है कि हमने मोटर कार बेचा, ये हमेशा कहता है हमने माल बेचा, मोटर कार नहीं बेचा, माल बेचा। तो समझ गए कि दोनों के कथन में कितना बड़ा अंतर आ गया। जबकि कहना चाहिए कि हमने कार खरीदा तो उन्होंने कार बेचा, तो हम तो कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम कार खरीदे हैं, लेकिन यह कहने के लिए उतना स्वतंत्र नहीं कहेगा कि हम माल बेचे हैं, क्योंकि कार इसके लिए गुड्स है। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट की कहानी यहीं तक है। अगर इतना याद रख लिया जाए तो यह कम्स इन एंड गोज आउट किसके लिए, ये 2 शब्द जो था कम्स इन एंड गोज आउट, ये किसके लिए था? ओनली फॉर कैश एंड कमोडिटीज, अन्य तीसरा कोई भी चीज नहीं। ये अलग बात है कि कमोडिटीज के अनेकानेक स्वरूप होते हैं, जिसको अभी हमने कई तरीके से, मोटा मोटी 3 तरीके इसको उस पर डिस्कस किया। तो रूल्स ऑफ रियल अकाउंट में सिर्फ इतना ही सोचा जाता है इन दोनों के बारे में कि आ रहा है कि ये जा रहा है। अगर ये आ रहा है
तो DR डेबिट भाट कम्स इन। अगर यह जा रहा तो क्रेडिट भाट गोज आउट। अर्थात जब हम इसे जर्नलाइज करेंगे, जब इसे हम जर्नल एंट्रीज के रूप में लिखेंगे, तो यह सब बातों को ध्यान में रखना है। अभी कोई प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकल को सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर जब तक ये नहीं सीखिएगा तो आप हमेशा ही अंधकार में रहेंगे। साधारण बातों को याद कर लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कठिन रोजनामचे को चुटकी में हल कर लेना उतना आसान नहीं होता है। एक होता है फर्नीचर खरीदा, अरे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैसे गया। ऐसे ऐसे रोजनामचे का बहुत ज्यादा जिक्र करना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मीन्स यहाँ ऐसे ऐसे रोजनामचे का जिक्र किया जाएगा जिसका कि जानना बहुत आवश्यक होगा। तो रूल्स ऑफ रियल अकाउंट का समापन यहां हो गया। अब हम थर्ड रूल्स की ओर बढ़ेंगे, और थर्ड रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि जितना लोग इसको कहता है। बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। अभी तुरंत नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दो चीजें तो सिखा दी। क्या सिखाए? अर्थात गुड्स, सॉरी कमोडिटीज, एक फोरिटलाइज समझाए जो लेस देन 1 ईयर का था, और एक गुड्स के रूप में समझाया। अर्थात यह नॉमिनल कमोडिटीज। नॉमिनल कमोडिटीज को भी प्रायः रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट के द्वारा लिखा जाता है। अब इसको पुनः मिटा देते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट से समझाते समझाते हम कुछ नॉमिनल अकाउंट पर भी चले आए और इन दोनों को समझ चुके हैं, इसलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। लेकिन यह रहेगा ही तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही। अभी हमने केवल समझा है, सीखा है, इसका सही सही डेबिट और क्रेडिट करना सिखाएंगे, अभी वो सिखाए नहीं। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इसके रूल्स भी बहुत आसान है। हर रूल्स एक सेंटेंस के है। डेबिट all expenses and losses, credit all gains and profit. Debit all expenses and losses, credit all gains and profit. Expenses, losses, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों को समझना होगा अलग अलग। एक अलग बात है कि चाहे वो एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो, डेबिट ही किए जाते हैं, लेकिन दोनों को व्यक्त करने में अंतर होता है। एक्सपेंसेस का जस्ट रिवर्स होता है गेन्स, और लॉसेस का जस्ट रिवर्स होता है प्रॉफिट। हर एक ट्रांजेक्शंस में हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी ट्रांजेक्शंस में कोई रिसीवर है तो गिवर होगा ही होगा। अगर कहीं कोई कमसिन है मेरे लिए तो किसी न किसी के लिए गोज आउट होगा ही होगा। अगर कोई मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो वह किसी न किसी के लिए गेन्स होगा ही होगा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शंस में दो पक्ष होते हैं। मैं अपना पक्ष तो मजबूती से खड़ा होकर कह देता, लेकिन दूसरा पक्ष को हम क्यों कहेंगे? क्योंकि आई एम नॉट ए अकाउंटेंट ऑफ दैट अदर पार्टीज, आई एम अकाउंटेंट ऑफ दिस पार्टी। तो हम इस पार्टी के बारे में सोचेंगे, दूसरे पार्टी के बारे में उसके अकाउंटेंट सोचेंगे, लेकिन वो भी अकाउंटेंट वही सोचेंगे, वैसे ही सोचेंगे जैसे हम सोचते हैं पुस्तकों को लिखने के लिए। दोनों में अंतर नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि जिस ट्रांजेक्शंस में अगर कोई रिसीवर है तो गिवर भी होगा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शंस की उत्पत्ति हमेशा दो व्यक्तियों के बीच से ही निकलती है। दो व्यक्तियों से ही बीच से निकलती है, चाहे वह ट्रांजेक्शंस ऑफ रियल अकाउंट हो या ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट हो। निकलता है
दो ही व्यक्ति के बीच से। अर्थात दो व्यक्ति हमेशा किस भूमिका में होता है, तो एक डेटर्स की भूमिका में होता है और एक क्रेडिटर्स की भूमिका में होता है। मीन्स हम अपने पक्ष को तो लिखते हैं, इस पक्ष को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पक्ष को भी अगर हम समझाना चाहेंगे तो आसानी पूर्वक यही समझा सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर एक्सपेंसेस है तो गेन्स होगा ही होगा दूसरे को, अगर मेरा लॉसेस है तो दूसरे के लिए प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर मेरे लिए कोई कमसिन है तो किसी के लिए गोज आउट होगा ही होगा, और अगर हमारे लिए कोई ऐसा, समझ रहे बात को। तो दो व्यक्ति जो भी सोचता है, हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच से ही गुजरता है। और यह दो व्यक्ति किस प्रकार के ट्रांजेक्शन करते हैं, दो ही प्रकार का, या तो ट्रांजेक्शन फॉर रियल अकाउंट या ट्रांजेक्शन फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।